हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। इस आईबीपीएस एफओ की इस सीरीज का हमारा 9वां लेक्चर है, मतलब 9th लेक्चर आज हम देखेंगे बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वही एक मोटिवेशन पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं हर बार। वैसे ही आज का सेशन जो रहेगा इसी के साथ हम बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से हम लोग सेशन करेंगे। आई होप सभी लोग इस सेशन को देख रहे होंगे बढ़िया से और सारी की सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन भी करते रहिए यहाँ पे, है ना। आई होप काफी बच्चे इस सेशन को नोट डाउन भी करते हैं वहां पे, है ना। आई होप आप कर रहे होंगे। कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि नहीं सर हम लोग बहुत बढ़िया अच्छे से कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और काफी लोगों को धीरे धीरे इस सेशन की अहमियत जो होगी वो पता चलते जा रही है ना। तो लोग इसको देखते भी जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है। अब मेरा पर्पस ये नहीं है कि भाई कुछ व्यूवर्स वगैरह, ऐसा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। मेरा जो भी नॉलेज है सारा का सारा नॉलेज मैं आपको देते रहूंगा वहां पे, और आने वाले समय में भी देते रहूंगा, है ना। ये ना सोचे कि कुछ मैं कर रहा हूँ, ये मेरा एक पैशन से मैंने पहले आपको बता दिया है। टीचिंग मेरा एक जुनून है यहाँ पे, है ना। तो इस बात को आप बिल्कुल भी माइंड से निकाल दे। यदि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो हालांकि ठीक है, सभी की सोच अलग अलग होती है। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से। हम लोग सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे। देखो आज का हमारे सेशन का एक मोटिवेशन एक पॉजिटिव कोड है ना। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन बात यहाँ पे बताई गई। देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है। वही करे जो सही है, न कि जो आसान है, और न ही जो लोकप्रिय है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई जो एकदम कोई चीज किसी एकदम लोकप्रिय वाली है या तो जो चीज आसान होती है तो इनको बिल्कुल भी ना करें। जो एकदम सही चीज है, जो एकदम राइट है द बी हॉनेस्टली उसको अच्छे से करें, और डेफिनेटली उस पे आप लोग खरा उतरे वहां पे। तो जो भी आपकी चाहत है, जो भी आप चाहते हो, है ना, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। बट बी हॉनेस्टली, है ना, बोलते हैं ना हम लोग की जो हॉनेस्टी होती है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कोई भी काम करो बी होनेस्टी से करो, डेफिनेटली वहां पे सक्सेस मिलेगी। तो इसी मोटिवेशन पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हम लोग सेशन की बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि पोटैटो क्रॉप प्लांटेड एट ए स्पेसिंग, इतना इतना स्पेसिंग यहाँ पे दिया है। ये भी ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है यहाँ पे, है ना। विल हैव प्लांटेड, सॉरी वी हैव डेज प्लांट्स पर हेक्टेयर, यहाँ पे मतलब इतना स्पेसिंग रहेगा कि तो कितना आएगा। तो आपको बताया भी था कि यदि हम लोगों को क्या निकालना है, प्लांट पॉपुलेशन निकालना है। तो प्लांट पॉपुलेशन यदि हम लोगों को निकालना है तो एक फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया अपॉन क्या जाता है यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगा, है ना, एरिया अपॉन स्पेसिंग। तो एरिया जो दिया है आपको कितना दिया है, 10,000 दिया है यहाँ पे, 10,000 मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया है। और स्पेसिंग कितना दिया है आपको, 15 इंटू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। स्पेसिंग की मैं बात करूं यहाँ पे, तो स्पेसिंग आप लोगों को दिया है 50 इंटू 20 सेंटीमीटर दिया है। इसको समझ लो यहाँ पे, है ना, किस प्रकार से इसको करते हैं। तो स्पेसिंग मैंने आपको दिया है 15 इंटू 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, दोनों वैल्यू को सही करना है, यहाँ पे राइट करना है। यहाँ पे क्या मीटर दिया है, यहाँ पे क्या दिया, सेंटीमीटर दिया है। तो क्यों ना इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर मीटर होगा। स्क्वायर मीटर मतलब कितना होगा, 2 की पावर यदि 2 मेरे पास रहती है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, ये से नो। अरे ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे पास मीटर है मेरे पास, तो ऑलरेडी मेरे पास कितने मीटर होंगे, 10,000 मीटर है यहाँ पे। मतलब मेरे पास दो एम रहेंगे, एम और एम रहेंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15 इंटू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो मीटर रहेगा आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर लो यहाँ पे। तो आपके पास ऑलरेडी कितना है, 10,000 आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पे। और आपके पास इस मीटर का सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसका 100 वहां पे क्या आ जाएगा, अलग से आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। और अपन में कितना आ जाएगा आपके पास, 50 इंटू 20 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ये स्पेसिंग हमारे यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट यदि स्पेसिंग आपको सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना है कितने जीरो आते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। 8 जीरो आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब 8 जीरो तो आपको ध्यान रखना है, और बाकी जो भी दिया रहेगा लगा देना है यहाँ पे। तो देखो कैसा होगा, एक, है ना, और कितने जीरो थे, 8 जीरो। दो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गए। ये किसमें किया हम लोगों ने, ऐसा क्यों किया, सेंटीमीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। और यहाँ पे कितना दिया है, 15 इंटू 20। अरे यहाँ पे हमने कितना दिया है, 15 इंटू 20। अब इसको काट लो, यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट गई। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूआ 10 हो जाएगा। फिर 1 जीरो हमारी कट गई यहाँ पे, है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और कितना बच गया हमारे पास, लाख। तो प्लांट पॉपुलेशन कितने आ जाएंगे, 1 लाख, जो हमारे राइट आंसर यहाँ पे आएगा।
क्या क्लियर है सभी लोगों को? इसको ध्यान रखना, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्मूला नहीं, आप तो 1 और 8 जीरो ध्यान रखना। जब भी आपको सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आप लोग क्या लगाना, 1 और 8 जीरो यहाँ पे बढ़िया से लगा देना। जितना भी स्पेसिंग दिया रहेगा स्पेसिंग को यहाँ पे बटे में पुट कर देना, वहां पे आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब ऐसा करना। और सपोज करो यदि मीटर में दिया है, जैसे मैंने पूछा कि मैंगो का स्पेसिंग यदि दिया है आपको, है ना, मैंगो का स्पेसिंग कितना दिया है आपको, सपोज करो कि 10 × 10 मीटर, एक्चुअल में इतना ही होता है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर में दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, वही वही कर लेना है भाई, 10,000 लिख देना है यहाँ पे। मतलब चेंज करने की आवश्यकता तो नहीं है यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 10 × 10 आ जाएगा। तो एक से एक कट गया, ये से ये कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कितना बच गया, 100 मीटर यहाँ पे बच गया, यहाँ पे मतलब सॉरी 100 प्लांट आएंगे पर हेक्टर के हिसाब से आ गए यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि मीटर में दिया कि सेंटीमीटर में दिया, यदि मीटर में दिया तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, यदि सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो डेफिनेटली चेंज करना, आप लोग लगा देना है 1 और 8 जीरो लगा देना बिंदास। क्या क्लियर सभी लोगों को? ये या नो करके बताओ कि जी सर बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से हमको समझ में आ चुका है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज द कंजर्वेशन फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन सॉइल। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात यदि हम बात करें तो एक साइंटिस्ट थे यहाँ पे, एक साइंटिस्ट के नाम की बात करेंगे तो एक साइंटिस्ट का नाम क्या था, बेमलेन नाम के साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट नाम क्या था, बेमलेन नाम के साइंटिस्ट थे। इस बेमलेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि हमारे पास क्या रहता है, 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर यदि होता है, 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो इस 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर में जो कार्बन कंटेंट होता है वो कितना होता है, 58 ग्राम के समथिंग होता है। 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कितना होगा, 58 ग्राम होगा। यदि हम लोगों के पास 1 ग्राम हम लोगों को कार्बन प्राप्त करना रहेगा तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर कितना आएगा, तो कितना कर दो, 100 बटे कितना कर दो आप लोग, 58 कर दो, 100/58 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल जाता है 1.72, मतलब 58 को जब सॉरी 100 को जब 58 से यहाँ पे डिवाइड करोगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको काटोगे तो फिर लास्ट हमारा क्या बचेगा, 1.72 ही बचेगा। तो 1.72 होता है, ये क्या होता है हमारे पास एक बेमलेन फैक्टर वैल्यू भी आ जाती है। कभी कभार तो इसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताओ ऐसे कौन से होगा कि जो बेमलेन फैक्टर वैल्यू होगा, तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन देगा 1.72 यहाँ पे। तो यहाँ पे कंजर्वेशन फैक्टर इसी का यहाँ पे पूछा गया था यहाँ पे, तो आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे निकाल भी लिया। तो राइट आंसर हमारा क्या बनता है, 1.72, और इसी को हम बोलते हैं बेमलेन फैक्टर भी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन यहाँ से बनने की काफी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चल के हम बात करेंगे द कंजर्वेशन ऑफ सॉरी द कंसेंट्रेशन ऑफ H2PO4-2 एंड सॉरी HPO4-2 एंड H2PO4-2 यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक दिया गया है वैल्यू, हमारे पास पुटअप यहाँ पे किया गया है, आयंस इन सॉल्यूशन इज इक्वल पीएच, मतलब ये किस आयन पे, मतलब जो फास्फोरस होता है कौन से आयन पे इक्वल होते हैं, कौन से पीएच पे इक्वल होंगे यहाँ पे। सबसे पहली बात यदि हम बात करें फास्फोरस जो होता है, तो ध्यान रखना प्लांट जो रहते हैं फास्फोरस कौन से फॉर्म में अपटेक करते हैं, तो H2PO4 जो होता है ना, H2PO4 ध्यान रखना है, H2PO4 जो होता है प्लांट इसी फॉर्म में क्या करता है, यहाँ पे जो नया फास्फोरस होता फास्फोरस होगा, तो फास्फोरस को क्या करते हैं, अपटेक करेंगे। जो H2PO4- होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड हम बोलते हैं। तो H2PO4 जो माइनस होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सिंगल माइनस आएगा, है ना, यहाँ पे डबल माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल माइनस ही आएगा, ओनली सिंगल माइनस, यहाँ पे डबल माइनस आएगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन हटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब हमारे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो कौन सी पेज पे इक्वल माने जाएंगे, तो राइट आंसर हमारा बनेगा 7.2 को, अब ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो सभी क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग होगा, यदि पूछेगा बताओ फास्फोरिक एसिड कौन से पीएच पे पाया जाएगा, H2PO4- की बात करें, यहाँ पे सिंगल माइनस है ना, H2PO4 जो माइनस होगा जिसको हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, प्लांट जो रहता है मोस्ट ऑफ द इसी फॉर्म में अपटेक करता है। इन दोनों का इक्वल पूछा है, बताओ कौन से पेज पे इक्वल रहेंगे, तो आप लोग क्या लगाना है, 7.2 लगाना है। लेकिन यदि पूछा कि बताओ जो फास्फोरिक एसिड जो होता है प्लांट इसी फॉर्म में अपटेक करेगा, ये कौन से पेज पे पाया जाएगा, तो ये कौन से पेज पे पाया जाता है, 4.5 के पेज पे पाया जाता है। ये कौन से पेज पे पाया जाएगा, 4.5 पे पाया जाएगा। दोनों को आप लोग ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन हमारे पास अलग अलग बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सब लोग ध्यान रखना, फास्फोरस के बारे में काफी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, और सब लोग जानते भी हो कि फास्फोरस एकमात्र ऐसा एलिमेंट है ना, फास्फोरस की बात करेंगे कि आपके पास 17 एलिमेंट है, 17 एलिमेंट में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जिसे यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो ये प्लांट जो होगा ना, तो प्लांट क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी यहाँ पे, है ना। तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, की ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो पूछा जाएगा बताओ कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसको हम की ऑफ लाइफ
या तो जिसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। की ऑफ लाइफ, या तो पूछेगा बताओ एनर्जी जो करेंसी होती है, तो एनर्जी करेंसी हम किसको बोलते हैं, की ऑफ लाइफ। और जो एनर्जी जो करेंसी होगा वो किसको बोलते हैं हम लोग, फास्फोरस को ही बोलते हैं यहाँ पे। और फास्फोरस जो होता है प्लांट की रूट के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि प्लांट की जो रूट वगैरह होती है, तो रूट का जो साइज वगैरह जो इंक्रीजिंग करता है वो कौन करता है, फास्फोरस ही करता है ना, फास्फोरस ही करेगा। सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे कि जो प्लांट में जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है, तो इस सेल मेम्ब्रेन को भी विकास उसको डेवलप करने में कौन हेल्प करेगा, तो कौन करता है, फास्फोरस ही करता है यहाँ पे। तो जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, फास्फोरस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है प्लांट के डेवलपमेंट में वहां पे। और ये देखा भी जाता है फास्फोरस जो होता है, इसी कारण से फास्फोरस को हम क्या बोलते हैं, की ऑफ लाइफ बोलते हैं यहाँ पे, है ना। की ऑफ लाइफ यदि पूछा जाएगा बता किसको बोलते हैं, तो की ऑफ जो लाइफ होता है वो हम फास्फोरस को ही बोलते हैं यहाँ पे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फास्फोरस के बारे में ध्यान रखना। जितना भी मैंने बता दिया है एक एक चीज को आप लोग नोट करते जाइए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लावरिंग इज द नॉट मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट मूवमेंट इन द सॉइल, यहाँ पे मतलब ऐसा कौन सा मैकेनिज्म नहीं है इनमें से कि जो प्लांट रहेगा, मतलब सॉइल से न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं हो पाते प्लांट को। मास फ्लो के माध्यम से क्या न्यूट्रिएंट अपटेक होते हैं, बिल्कुल होते हैं यहाँ पे। मास फ्लो के माध्यम से यदि बात करेंगे, कोई भी प्लांट होगा तो मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट अपटेक होंगे प्लांट में वो किसके माध्यम से होते हैं, मास फ्लो के माध्यम से ही होते हैं वहां पे। डिफ्यूजन में हमारे 4 एलिमेंट आते हैं, काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना। पीके, है ना, पीके का मतलब क्या होगा, फास्फोरस और क्या हो जाता है, पोटास हो जाता है। आपने देखा होगा पीके मूवी को, देखा होगा पीके मूवी जो क्या था, एक एफएम रेडियो, है ना, अपने सामने लेके आता है जब बाहर से वो, मतलब स्टार्टिंग में देखते हो कि जब बाहर से आता है तो अपने सामने फ्रंट पे एक रेडियो लगा रहता है वहां पे, है ना। तो जो पीके का एफएम रेडियो आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो देखो पीके से क्या हो जाएगा आपका, फास्फोरस हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, पोटास हो जाएगा, और एफ से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयरन, और एम से बात करेंगे तो एम से क्या हो जाता है, एमएन होता है, मैग्नीज हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, मोलिब्डेनम नहीं। एम से क्या ध्यान रखोगे यहाँ पे, मैग्नीज को ध्यान रखना। 4 मैंने एलिमेंट बताया, पूछे जाते हैं 4 ही एलिमेंट आते हैं कि डिफ्यूजन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं यहाँ पे। तो फास्फोरस आता है, पोटास आएगा, और पीके का एफएम रेडियो मतलब आयरन, और क्या आता है, मैग्नीज आएगा। रूट इंटरसेप्शन के माध्यम से कैल्शियम, ध्यान रखना कैल्शियम इसी के अंतर्गत आएगा। यदि पूछेगा बताओ रूट इंटरसेप्शन के माध्यम से कौन सा एलिमेंट होगा, तो कैल्शियम को ध्यान रखना, आयन एक्सचेंज इसी के अंतर्गत आएगा। रेडिएशन यहाँ पे नहीं आता है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे बनेगा, है ना। तो ध्यान रखना कभी भी, मतलब जितने भी एनिमल किसी प्लांट की भी हम बात करें, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो न्यूट्रिएंट को अपटेक करेंगे 3 के माध्यम, ये 4 के माध्यम से करते हैं। जैसे एक मास फ्लो होता है, और एक क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, और एक क्या होता है, रूट इंटरसेप्शन होगा। रूट इंटरसेप्शन के 2 पार्ट होते हैं, उसमें मास फ्लो आता है और आयन एक्सचेंज आता है ना। ध्यान रखना यहाँ पे, इसमें अलग अलग दिए गए यहाँ पे। तो काफी इंपोर्टेंट होंगे यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करेंगे, ब्लैक हेवी एंड एसिडिक सॉइल कंटेनिंग मोर देन 50% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब इनमें से जो 50% ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मग सॉइल बोलेंगे या पीट सॉइल बोलेंगे, सिल्टी सॉइल, प्लेगन या बांगर सॉइल हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, इस सॉइल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस सॉइल को हम पीट सॉइल बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जब क्या होगा 50% से मोर देन होता है, तो उसको हम बोलते हैं पीट सॉइल बोलेंगे। हालांकि पीट और मग की बात करेंगे तो इन दोनों सॉइल होती है ना। पीट और मग की यदि बात की जाए, तो पीट और मग में आप लोग दोनों ध्यान रखना कि पीट और मग में सबसे बेस्ट जो मानी जाएगी, वो सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होती है, तो मग सॉइल कैसी होती है, सबसे बेस्ट होती है। मग सॉइल जो होती है, इसका नेचर कैसे होता है, एसिडिक नेचर की होती है ना। एसिडिक नेचर यदि पूछा जाएगा तो ध्यान रखना स्लाइट एसिडिक नेचर की होती है ना, स्लाइट एसिडिक नेचर के होगा। और मग सॉइल जो हो गए, इसमें पार्टिकल कैसे होते हैं, हेवी सॉइल वाले पार्टिकल होते हैं। हेवी सॉइल का मतलब क्या होगा कि जिसमें पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिसमें स्मॉल पार्टिकल होते हैं। और आपको पता है कि जिस सॉइल में भी स्मॉल पार्टिकल पाए जाएंगे, उसकी WH क्या होगी, ऑलवेज ज्यादा होगी भाई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब हेवी सॉइल किसको बोलते हैं, हेवी सॉइल उसको बोलेंगे कि जिसमें क्या होगा कि छोटे छोटे पार्टिकलों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। छोटे छोटे पार्टिकलों की संख्या ज्यादा होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा पाएगी तो डेफिनेटली क्या होगा, मग सॉइल सबसे बेस्ट मानी जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ पीट और मग दोनों में सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है, तो जो मग सॉइल होती है ये क्या मानी जाती है, सबसे बेस्ट सॉइल यहाँ पे मानी जाती है यहाँ पे। क्योंकि पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं। स्मॉल पार्टिकल की वजह से क्या होगा, मतलब इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, उसके साथ साथ ये बात करेंगे सीसी की बात करेंगे, कीटाणु कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नंबर ऑफ पोर स्पेस की बात करेंगे, है ना, नंबर ऑफ पोर स्पेस, तो नंबर ऑफ पोर जो स्पेस होंगे ये भी क्या होंगे, यहाँ पे ज्यादा ही होंगे। रंध्रकोश की बात करेंगे तो, है ना। तो सारी की सारी चीजें जो एम्फेसाइज जो करती है वो किसको एम्फेसाइज कर रही है यहाँ पे,
किसको एम्फेसाइज कर रही है, हमारे मग सॉइल को कर रही है। मग सॉइल में पूछेगा ऑर्गेनिक मैटर, तो मग सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो 50% से क्या होगा, कम होगा। पीट में ज्यादा पाया जाता है, पीट की बात करेंगे तो पीट में क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा पाया जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। बांगर सॉइल की बात करेंगे तो आपको पता है एलुवियल जो सॉइल होती है दो टाइप से होती है भाई, एलुवियल सॉइल दो टाइप से होती है। एक होता है आपकी एक होती खादर सॉइल होती है, एक कौन सी होगी, खादर होगी, और एक कौन सी होती है, बांगर सॉइल होती है। बताया भी था आपको, बांगर को कैसे ध्यान रखोगे, भंगार से ध्यान रखना, कोई भी चीज भंगार में चली गई तो भंगार मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाती है यहाँ पे। और खादर मतलब क्या हो जाती है, नई एल्यूवियल सॉइल इसको बोलते हैं। यदि पूछेगा बता न्यू एल्यूवियल सॉइल किसको बोलते हैं, तो हम लोग खादर को बोलते हैं यहाँ पे। मतलब एल्यूवियल सॉइल के अंतर्गत ही दोनों दोनों के दोनों यहाँ पे सॉइल आती है, हमारी बांगर भी आएगी और कौन सी आएगी, हमारी खादर सॉइल भी आएगी। खादर और बांगर में दोनों में सबसे बेस्ट है, खादर सबसे अच्छी मानी जाती है। मेंथा की बात करेंगे, मेंथा का यहाँ पे बॉटनिकल नेम दिया गया है कि मेंथा जो होता है जिसको हम पुदीना वगैरह यहाँ पे बोलते हैं, इसका प्रोपेगेशन किसके माध्यम से किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइजोम बनता है यहाँ पे। अब देखो राइजोम में मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना है, जीएसटी से ध्यान रखना भाई, राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है यहाँ पे। एग्जाम में इसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, काफी ज्यादा रहती है, जिसमें मैंने आपको बताया था जीएसटी, जीएसटी, है ना। तो जी से यदि मैं बात करूंगा तो जी से हमारा क्या आ जाता है, जिंजर आ जाता है ना। एस से मैं बात करूंगा तो एस से मतलब क्या आ जाता है, हमारा स्मॉल कार्डमम आ जाएगा। ध्यान रखना, कार्डमम को जरूर ध्यान रखना कि जो कार्डमम वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे कौन सी कार्डमम दिया आपको, स्मॉल कार्डमम दिया है। तो स्मॉल कार्डमम में प्रोपेगेशन पूछा जाएगा कि बताओ स्मॉल कार्डमम किसके माध्यम से किया जाता है, तो राइजोम के माध्यम से किया जाएगा यहाँ पे, है ना, स्मॉल कार्डमम, कार्डमम। और यदि पूछेगा लार्ज कार्डमम में किसके माध्यम से किया जाएगा, है ना, लार्ज कार्डमम की बात करेंगे तो लार्ज कार्डमम में जो प्रोपागेशन किया जाएगा वो किसके माध्यम से किया जाता है, शक्कर के माध्यम से किया जाता है। लार्ज कार्डमम में शक्कर के माध्यम से किया जाएगा। ये भी एक पेपर हुआ था यहाँ पे, मतलब अभी पंजाब का कोई सा पेपर ही था, मतलब हॉर्टिकल्चर वाला, उसमें पूछा गया था कि लार्ज कार्डमम का प्रोपागेशन किसके माध्यम से होगा, तो शक्कर के माध्यम से होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जी से हो जाता है जिंजर, एस से स्मॉल कार्डमम, टी से जो हो जाएगा, टी से क्या हो जाता है आपका, टर्मरिक हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, टर्मरिक हो जाएगा। और जीएसटी यहाँ पे बताना है, आप बताया था आपको, आईसीयू बताया था, है ना, बताया भी था, आई से हो जाता है आपका आइरिस प्लांट होता है, और एक केना प्लांट भी होता है ना, केना को भी ध्यान रखना, आइरिस और केना। यू से बात करेंगे तो यू से क्या होता है, अंडरग्राउंड बनाना। अब अंडरग्राउंड बनाने का मतलब ये नहीं होगा बनाना अंदर लगेगा, मतलब उसके जो राइजोम वगैरह होते हैं वहां पे ना, छोटे छोटे जो बिट्स वगैरह, पेपर्स वगैरह होते हैं, तो अंडरग्राउंड बनाना पूछेगा तो उसका प्रोपेगेशन भी किसके माध्यम से किया जाता है, राइजोम के माध्यम से ही किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन पूछेगा बताओ लार्ज कार्डामम का प्रोपेगेशन किसके माध्यम से किया जाएगा, तो लार्ज कार्डामम का प्रोपेगेशन जो होता है वो सक्कर्स के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है ओनली, आपका मेंथा को भी ध्यान रखना, है ना, जो मेंथा अरवेंसिस वगैरह होता है ना, लाइमिस लाइमिस लाइमेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है यहाँ पे, है ना, जो पुदीना वगैरह होता है उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये राइजम से इसका प्रोपेगेशन होगा यहाँ पे। बाकी सक्कर्स को पता ही है आपको, बनाना में भी होता है और उसके साथ साथ लार्ज कार्डामम का भी होता है, सीड के माध्यम से काफी में होता है। क्रोम के माध्यम से ध्यान रखना, जो आपका तारो होता है, तारो समझते क्या होता है, जो अरबी होता है जिसको हम कोलोकेशिया वगैरह बोलते हैं, तो अरबी जो तारो वगैरह होता है उसमें किसके माध्यम से होता है, क्रोम के माध्यम से होता है। ग्लेडियोल इसको भी ध्यान रखना, है ना, जो ग्लेडियोलिस से फ्लावर होता है, तो ग्लेडियोलिस में प्रोपागेशन किसके माध्यम से होता है, क्रोम के माध्यम से होता है। पोटेटो की बात करेंगे तो पोटेटो इसी के अंतर्गत आएगा, पोटेटो जो होगा वो इसी के अंतर्गत यहाँ पे आता है यहाँ पे, है ना। तो सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन रहेंगे, जो भी चीजें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पे बता रहा हूँ। यदि सेशन अच्छा लगता हो तो जरूर से जरूर थम्स अप दे यहाँ पे, है ना, थम्स अप दिया करें आप लोग, है ना, मेरा भी एक मनोबल बढ़ता है यार, मेरे को पता चलता है कि यहाँ सेशन कैसा जा रहा है। जैसे आप लोग काम करना कि जितने मेरे सेशन हो रहे हैं उसमें देखना वहाँ पे कितने थम्स अप मिले मेरे को वहाँ पे, है ना। इससे क्या मतलब है कि मनोबल बढ़ेगा, कि मेरा भी लगता है कि नहीं बच्चे सेशन को देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं वहाँ पे, और आप खुद देखोगे ना तो बच्चों काफी इसको मतलब एकदम अच्छे से इसको ले रहे हैं वहाँ पे। धीरे धीरे बच्चों को पता चलते जा रहा है कि सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, लोग उसको देखते जा रहे हैं वहां पे। लास्ट क्लास जनरली देखना, ये सेशन इतना उठेगा, इतना उठेगा, इतना क्राउडेड होगा सेशन का, कि मैं खुद नहीं जानता कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। देखो जो भी रिजल्ट आता है ना, मैं खुद नहीं जानता क्या होगा, नहीं आप जानते हैं वहां पे। तो जो भी मेरे को, मेरा काम क्या करना है, ईमानदारी से काम करना है, बी हॉनेस्टली मेरे को आपको देना है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ बातें घुमा फिरा के मैं दे दूं। जो भी काम करना है बी हॉनेस्टली मेरे को मतलब देना है। जो भी होगा बढ़िया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ये गारंटी मेरी रहेगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ा एनालिसिस करता हूँ फिर यहाँ पे बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए इसको और लाइक भी कीजिए, हाँ ठीक है। चलिए अगले हम बात करेंगे, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, इनऑर्गेनिक में हो गया।
ऑर्गेनिक यदि इनऑर्गेनिक में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन बोलेंगे। इसका जस्ट अपोजिट यदि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता, यदि इनऑर्गेनिक जो होता, यदि इनऑर्गेनिक किस में कन्वर्ट होता, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है ना, इनऑर्गेनिक यदि ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमोबिलाइजेशन बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिक किस में कन्वर्ट हुआ, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। यहाँ पे बोलेंगे दोनों अपोजिट प्रोसेस होती है, मतलब मिनरलाइजेशन क्या होता है, इमोबिलाइजेशन क्या होगा, दोनों के दोनों अपोजिट प्रोसेस होती है, दोनों को यहाँ पे ध्यान रखना। इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, कार्बन जो कंटेन होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। लेकिन मिनरलाइजेशन की बात करेंगे तो कार्बन जो कंटेन होगा वो क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होते जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। और एक प्रोसेस माना जाता है नाइट्रिफिकेशन, कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है, आई थिंक पता भी होगा आप लोगों को कि नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस जो होती है काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे मानी जाती है, कि जिससे क्या होता है NH3 होता है ना, NH3 बात कर लो या तो NH4 की बात कर लो, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने किसके अंतर्गत बता रहा हूँ आप लोगों को, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत बता रहा हूँ। तो नाइट्रिफिकेशन में NH3 या तो जो होता है हमारा अमोनियम होता है ना, जो अमोनिकल जो आयन होंगे ये किस में कन्वर्ट होते हैं, NO2 माइनस में कन्वर्ट होते हैं। NO2 जो माइनस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं, है ना। फिर क्या होगा कि जो NO2 माइनस होता है ये अगेन जो कन्वर्ट होता है ये NO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। NO3 जो माइनस कहलाता है क्या कहलाता है, नाइट्रेट कहलाता है। तो ध्यान रखना, सिर्फ आई और ए का डिफरेंट है, ये नाइट्राइट होगा और ये क्या होगा, नाइट्रेट होगा। मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में अपटेक करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में अपटेक करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है प्लांट के किस भाग में होती है, तो प्रोसेस जो होती है प्लांट के साइटोप्लाज्म में होती है। और ये वाली प्रोसेस जो होती है ये प्लांट के किस भाग में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये साइटोप्लाज्म में और ये किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ पे एक बैक्टीरिया काम करेगा जिसका नाम क्या होता है, नाइट्रोसोमोनास काम करता है यहाँ पे, इसको जरूर लिख लेना, काफी लोग है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास आएगा और यहाँ पे एक बैक्टीरिया काम करेगा जिसका नाम क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर जो होता है। यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोबैक्टर। थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारी की सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखना। तो देखो दो पार्टों में हमने इसको अलग अलग किया है यहाँ पे, है ना, दो पार्टों में अलग अलग किया। जितनी भी सारी चीजें बताइए अच्छे से नोट करते रहिए प्रॉपर यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन कभी कभार डायरेक्ट से पूछ लिया जाता है कि बताओ जो क्या होता है हमारा NO2 माइनस होता है ना, जो हमारा नाइट्राइट होता है, ये नाइट्राइट जो होता है किस में कन्वर्ट होगा, NO3 माइनस में, जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा तो प्लांट के में ये प्रोसेस जो है किस भाग में हो रही है, तो प्लांट में ये जो प्रोसेस हो रही है ये किस में हो रही है, साइटोप्लाज्म का। आप लोग ध्यान रखना कि प्रोसेस जो होगा ये किसके अंतर्गत हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दोनों की दोनों चीजों का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा उसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हाइड्रोलिसिस पता है आप लोगों को कि ये क्या करता है, कि हाइड्रो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, लाइसिस का मतलब क्या होगा, ब्रेकडाउन होना, मतलब वाटर के मोलिकुलों का ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे कहलाता है ना। हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे कहलाएगा। जो रॉक वेदरिंग के प्रोसेस में हम केमिकल जो वेदरिंग होता है वहां पे हम पढ़ते हैं इसको यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखना हाइड्रोलाइसिस, वाटर के मोलिकुलों का ब्रेकडाउन होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर आगे की हम बात करेंगे, चोफ्लाई मेथड ऑफ सोविंग इज यूज्ड फॉर हाइब्रिड ऑफ, है ना। ध्यान रखना कि जो चोफ्लाई मेथड होती है इसका यूज जो किया जाता है रेनफिट कंडीशन में किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है पानी वाली कंडीशन होती है वहां पे सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है चोफ्लाई का। ये कौन से क्रॉप में सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं, तो ध्यान रखना चॉपलाइट जो मेथड होती है ये हमारी कॉटन क्रॉप होती है, कॉटन क्रॉप में होती है। जैसे हम करते हुए एक मेथड आपने देखा होगा, डिबलिंग को देखा होगा, डिबलिंग में हम क्या करते हैं कि एक एक सीड हम लगाते जाते हैं यहाँ पे, है ना, एक एक सीड जो होगा, तो एक एक सीड को हम इस प्रकार से लगाते जाते हैं डिबली में। तो एज इट इज ऐसा ही होता है यहाँ पे, कॉटन क्रॉप में भी क्या होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बहुत सारे हमारे पास वर्कर होते हैं और धीरे धीरे सीडों को यहाँ पे डिबलिंग के जैसे ही यहाँ पे लगाते जाते हैं। तो स्पेशली जब कॉटन में किया जाता है ना, तो इस प्रोसेस को जो हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो ये जो प्रोसेस कहलाती है इसको हम क्या बोलते हैं, चोफ्लाई मेथड भी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। तो ध्यान रखने पूछेगा, चोफ्लाई मेथड जो होगा एक यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन रेनफिट कंडीशन इन विच क्रॉप मोस्ट सुटेबल, तो कॉटन क्रॉप इज इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। चलिए अगले चल के हम बात करेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो होगा, एक मिनट रुकना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शायद आई थिंक बन सकते हैं यहाँ पे। सनफ्लावर केस्टर, राइस हो गया, सनफ्लावर भी हो गया। हाँ, डे न्यूट्रल प्लांट की बात करेंगे तो ध्यान रखना सनफ्लावर एक कैसा प्लांट माना जाएगा, यहाँ पे डे न्यूट्रल प्लांट माना जाता है। डे न्यूट्रल में काफी प्लांट आते हैं, सनफ्लावर भी आता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना। एक तो होता है आपका टोमेटो को भी ध्यान रखना, टोमेटो भी इसी के अंतर्गत आता है, डे न्यूट्रल के अंतर्गत आएगा। मेज की बात करेंगे तो मेज भी डे न्यूट्रल के अंतर्गत आता है। और बकवीट की बात करेंगे तो बकवीट भी डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत ही आएगा। बाकी सोरगम तो हमारा C4 प्लांट के अंतर्गत आता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया।
आगे चल के हम बात करेंगे न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेट वायरसेस, जिसको हम बोलते हैं एनपीवी बोलते हैं, है ना। एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेट वायरसेस आर यूज्ड मैनेजमेंट, यहाँ पे मतलब इसका यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है सर? इसका यूज तो जो किया जाएगा ग्राम पोर्ट बोरर में किया जाता है, ग्राम पोर्ट बोरर में किया जाएगा, जिसका नाम क्या होता है? हेलिकोरर्पा आर्मीजेरा, ये से नो, जिसका नाम क्या होता है? हेलिकोरर्पा आर्मीजेरा। एनपीवी का यूज जो किया जाता है ग्राम पोर्ट बोरर के लिए किया जाता है, ये से नो बताओ यहाँ पे, ग्राम पोर्ट जो बोरर वगैरह होता है जिसका नाम होता है हेलिकोरर्पा आर्मीजेरा, स्पेशली उसके लिए करेंगे। लेकिन इसका एनपीवी का यूज जो होता है जब हनीबी में, क्या होता है कि इसमें जो मौत अटैक करता है हनीबी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं वैक्स मौत करते हैं, तो वैक्स मौत के कंट्रोल के लिए भी हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? ध्यान रखना एनपीवी का ही हम लोग यूज करते हैं। तो एनपीवी का जो यूज होगा दो में हम कर रहे हैं, एक तो ग्रामपुर बोरन में भी कर रहे हैं और एक इसमें कर रहे हैं वेक्समोथ में भी यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। वेक्समोथ की बात करेंगे, इसकी दो अलग अलग स्पीसीज होती है, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे। एक होता है ग्रेटर वेक्स होगा और एक क्या होगा? लेजर होगा। जो दोनों को ध्यान रखना है कि जो ग्रेटर वेक्स होगा जिसका नाम होगा ग्लेरिया मेलोनेला, एक काफी इंपोर्टेंट होगा, और लेजर वेक्स को भी यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट होगा। दोनों के दोनों स्पीसीज को यहाँ पे ध्यान रखना, और इसके जो साइंटिफिक नेम होते हैं, जूलॉजिकल नेम, इसको भी आप लोग ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में एक चांसेस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अगले हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। रॉयल जेली, रॉयल जेली ध्यान रखना एक मुख्य फीड माना जाता है ना, मुख्य फीड माना जाता है, जो किसका होता है? मुख्य रूप से क्यून का होता है। रॉयल जेली इज स्पेशल लिक्विड फूड जो भरपूर होता है, रिच इन प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड सेक्रेटेड बाय द हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड। काफी इंपोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो ध्यान रखना कि रॉयल जेली का जो सेक्रेशन होता है कौन सी ग्लैंड से होता है? तो ये कौन सी ग्लैंड से होता है? हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से होता है। कौन सी ग्लैंड से होगा? इस ग्लैंड को जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, स्टार मार लेना, इसको कॉपी में लिख लो। उस ग्लैंड का नाम क्या होगा? हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड। इससे क्या होता है? रॉयल जेली का सेक्रेशन होगा। तो इस रॉयल जेली का सेक्रेशन कौन करता है? क्या मेल वर्कर करेगा? स्ट्राइल क्यून करेगी, फर्टाइल क्यून करेगी, नर्स करेगी, या नर्स एंड फर्टाइल मेल करेगा यहाँ पे, है ना। देखो फर्टाइल यदि हम बात करेंगे क्यून, तो क्यून का तो ये फीड होता है यहाँ पे, तो क्यून तो हमारे पास आ ही नहीं सकता, ना तो स्टाइल क्यून आ सकता, ना ही फर्टाइल क्यून आ सकेगा। मतलब ये जो स्पेशलिस्ट को सेक्रेशन करने का जो काम करेगा, ये काम कौन करेगा? यहाँ पे ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान रखना कि जो नर्स क्रॉप होती है, तो नर्स क्रॉप यहाँ पे करेगी, रॉयल जेली का सेक्रेशन करेगी, और कौन सी ग्लैंड से करती है? तो हाइपोफ्रेंजियल ग्लैंड को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। बाद में मेल वर्कर की बात करेंगे, तो ये तो किसके लिए होते हैं? ये सिर्फ जो नपचल फ्लाइट वगैरह होती है, तो नपचल फ्लाइट में ही काम करते हैं, वो भी फर्टाइल वाले होते हैं वहां पे, है ना। फर्टाइल क्यून जो होती है, ये तो क्या करती है? सिर्फ एग जो वगैरह होती है, एग लेस करने का यहाँ पे काम करेगी। नर्स से एंड फर्टाइल मेल आ नहीं सकते यहाँ पे, और लेयर सिर्फ नर्स ही करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे सभी लोग ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप लोग मेरे को कमेंट में एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हो, आप लोग इसका आंसर भी यहाँ पे दीजिए, कि जो सिल्क मौत होता है, क्या होता है? सिल्क मौत होता है, तो सिल्क मौत में जो सिल्क मौत वगैरह होता है, वो जो सिल्क को सेक्रेटेड करता है, तो सिल्क को सेक्रेटेड जो करेगा कौन सी ग्लैंड से करता है? यहाँ पे इसको आंसर आप लोगों को देना है, बाकी नहीं तो मैं आपको आंसर दूंगा ही दूंगा यहाँ पे। और इसके माउथ पार्ट मैंने पूछे थे आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, सिल्क मौत जो वगैरह होती है, इसके चेविंग एंड बाइटिंग माउथ पार्ट होते हैं, ध्यान रखना कैसे होते हैं? चेविंग एंड बाइटिंग होते हैं। किसी किसी ने लेपिंग में दिया था, तो लेपिंग नहीं आएगा, लेपिंग आएगा हनीबी में आएगा, लेपिंग जो आएगा हनीबी में आएगा। सिल्क मौत की बात करेंगे तो उसमें चेविंग एंड बाइटिंग आएगा। आप लोगों को आंसर देना है कि जो सिल्क मौत वगैरह होता है ना, सिल्क मौत वगैरह वगैरह होगा, तो ये क्या करता है? फाइबर को जब निकालता है, तो कौन सी ग्लैंड से सेक्रेटेड करने का काम करेगा? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे देना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं यहाँ पे। फॉर जनरल कंबाइंड एबिलिटी इंप्रूव द टेस्टर शुड बी, जनरल कंबाइंड एबिलिटी के लिए हम एक टेस्टर यूज करेंगे। देखो जनरल कंबाइंड एबिलिटी मतलब क्या होगा कि हम क्रॉस यहाँ पे कर रहे हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस कर रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक तो टर्म यूज नहीं होगा। अब स्पेसिफिक नहीं यूज नहीं होगा वहां पे, तो जनरल कंबाइंड एबिलिटी मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन मतलब क्या होगा? ब्रॉड जेनेटिक बेस होगा, सिंपल सा यहाँ पे। और यदि आ जाता है हमारे पास एस जी आ जाता है, एस जी का मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी। तो स्पेसिफिक कैसा आ जाता है? नेरो हो जाता है, इनब्रीड हो जाता है, सिंगल क्रॉस हो जाता है, स्पेसिफिक लाइन हो जाती है। ये सारे के सारे किसके लिए? हमारे स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी के लिए। लेकिन जनरल कंबाइनेबिलिटी की बात करेंगे तो ये क्रॉस होगा, मतलब कैसा होगा? ब्रॉड जेनेटिक, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होगा बहुत ही ज्यादा हम लोगों को वहां पे देखने को मिलेगी। तो सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना। क्लास में मैंने आपको बताया भी था, एक आरजीसीए बताया था और एक बताया था
SGC बताया था। इस का मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी, मतलब कोई चीज स्पेशल है, स्पेशल है मतलब किसके अंतर्गत आएगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत आएगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होगा, आपका सिंगल क्रॉस हो जाएगा। सिंगल क्रॉस मतलब क्या होगा, वहां पे ब्रॉड लेवल पे नहीं होगा, वो किसके अंतर्गत होगा, एक प्रकार से नेरो के अंतर्गत ही होगा। इन सारी चीजों को ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट होगा। टेस्टर भी पूछे जाते हैं, जैसे जनरल कंबाइंड एबिलिटी की बात करेंगे, क्रॉस पोलिनेशन होगा, मतलब टेस्टर कैसा यूज होगा, हेटेरोजाइगस टेस्टर का यहाँ पे यूज किया जाएगा। स्पेसिफिक कंबाइंड एबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पे जो टेस्टर यूज होगा वो कैसा टेस्टर यूज होगा, हमारा होमोजाइगस टेस्टर यूज होगा। अरे यस या नो, वहां पे जो टेस्टर यूज होगा वो कैसा टेस्टर यूज होगा, होमोजाइगस टेस्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल कंबाइंड एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंबाइंड एबिलिटी दोनों को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। दिस इज एन एक्सटेंसिव ऑफ द जेनकिंस, मतलब इसको एक्सटेंशन करने का जो काम किया था जेनकिंस के द्वारा किया गया था। सॉरी एक्सटेंशन लिखा है, इसको एक्सटेंशन करने का काम मतलब फैलाने का काम जेनकिंस ने किया था। मेट इज यूज्ड फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द सॉरी ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वांटिटी मतलब बहुत ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, उसको यदि इंप्रूव करना है तो वहां पे जनरल कंबाइंड एबिलिटी होगा। लेकिन क्वालिटेटिव की बात करेंगे, क्वालिटेटिव मतलब क्या होगा ना, कोई ना कोई एक कैरेक्टर होगा। जब किसी एक कैरेक्टर का वहां पे यूज किया जाएगा पर्टिकुलर, तो किसी एक कैरेक्टर के लिए हम बात करेंगे तो वहां पे क्या जाता है, हमारा स्पेसिफिक कंबाइंड एबिलिटी होगा। यहाँ पे दोनों का आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अ म्यूटेशन इन अ कोडॉन लीड्स टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन अमीनो एसिड विद अनदर, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप म्यूटेशन। यहाँ पे मतलब एक म्यूटेशन का टाइप है यहाँ पे जो लीड कर रहा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या नॉनसेंस म्यूटेशन बोलेंगे, या फिर प्रमोटर म्यूटेशन बोलेंगे, या मिसेंस म्यूटेशन बोलेंगे, या फिर फ्रेम सीट म्यूटेशन यहाँ पे बोलेंगे। क्या हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, तो ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मिसेंस म्यूटेशन यहाँ पे बोलते हैं। दो यदि म्यूटेशन बहुत प्रकार से होते हैं, यहाँ पे जो गोडी ब्रिज ने काम किया था ना, अ सडन चेंज ऑफ जेनेटिक हेरिटेबल मटेरियल, उसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन यहाँ पे बोलेंगे। दो टाइप से हम देखेंगे कि मिसेंस म्यूटेशन क्या होता है और नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होगा। देखो मिसेंस की बात कर रहे हैं वहां पे कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है ना वो चेंज हो जाता है। देयर इज अ चेंज टू द अमीनो एसिड सीक्वेंस, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जब बनाते हैं वहां पे, जैसे एडेनिन गवानिन होता है, साइटोसिन थायमिन होगा, चेंज हो जाते हैं वहां पे। जिससे कोई सेरीन हमारे पास एक प्रोटीन है यहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, वेलिन में कन्वर्ट हो रही है। सेलिन जब वेलिन में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से मिसेंस म्यूटेशन यहाँ पे बोलते हैं, मतलब उसका फॉर्म, अमीनो एसिड का फॉर्म जब चेंज हो जाता है। तो जब अमीनो एसिड का फॉर्म चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिसेंस म्यूटेशन बोलेंगे। और नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि देयर इज अ चेंज टू इनकॉर्पोरेट अ प्रीमेच्योर स्टॉप कोडन, मतलब कोई कोडॉन कैसे हमारे पास, जैसे एडेनिन गवानिन ये पूरी तरीके से स्टॉप हो चुका है वहां पे, मतलब प्रीमेच्योर है यहाँ पे, यदि उसको हम चेंज करेंगे वहां पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलेंगे, विच रिजल्ट इज इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड। दोनों को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है इसके डेफिनेशन। यदि जिसमें चेंज हो जाता है ऑलरेडी अमीनो एसिड वहां पे तो मिसेंस कहलाता है। और जब प्रीमेच्योर जो कोडॉन होते हैं, जब उसको स्टॉप कोडॉन जो होते हैं, यहाँ पे कोई स्टॉप कोडॉन नहीं हमारे यहाँ पे, यहाँ पे हमारे नॉनसेंस में क्या होंगे, जो स्टॉप कोडॉन रहते हैं। तो स्टॉप कोडॉन को जब उसको चेंज किया जाता है वहां पे तो उसको हम बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, हम लोग बोलेंगे। दोनों को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, द मेल स्टेरिलिटी यूज्ड फॉर हाइब्रिड राइस और पर्ल मिलेट्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आता है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। यहाँ पे तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जरूर ध्यान रखना है, इसके दो एग्जांपल माने जाएंगे, हाइब्रिड राइस भी माना जाएगा और इसके साथ साथ जो पर्ल मिलेट वगैरह होता है तो पर्ल मिलेट भी इसी का एग्जाम्पल होगा यहाँ पे। और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को सबसे पहली बार जो देखा गया था वो कौन सी क्रॉप पे देखा गया था, अनियन की क्रॉप पे ही देखा गया था। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे। यदि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की बात करेंगे तो इसमें जो जीन होगा वो कौन सा जीन काम करता है, तो इसमें कौन सा जीन काम करेगा, कंट्रोल करने का न्यूक्लियर जीन काम करेगा। साइटोप्लाज्मिक में जो जीन होगा उस जीन का नाम क्या होता है, प्लाज्मा जीन होगा। काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे दोनों के दोनों, एक न्यूक्लियर जीन जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कंट्रोल करता है, प्लाज्मा जीन साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कंट्रोल करेगा। और जो हमारा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है ये वेजिटेटिव जो क्रॉप वगैरह होती है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे वेजिटेटिव जो प्रोपेगेटेड क्रॉप वगैरह हो गई उसके लिए मोस्ट ऑफ द किसका यूज करेंगे हम लोग, CMS का ही यहाँ पे यूज किया जाता है। और जो CMS वगैरह होगा इसमें कभी भी हमारी R लाइन जो होगा रीस्टोरल लाइन का यूज नहीं किया जाएगा। इस बात को भी यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों का आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए व्हाट इज अ ए लाइन,
मतलब एक लाइन इनमें से क्या है ना? आप लोगों को इस वीडियो को पोस्ट कीजिए यहाँ पे, और इसका आंसर जो होगा आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे दीजिए कि इसका राइट आंसर जो बनेगा, राइट आंसर क्या आएगा। बाकी नहीं तो नेक्स्ट सेशन में जो आपको मैं मिलूंगा तो इसका आंसर डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा यहाँ पे, है ना? तो सेशन को अच्छे से मेंटेन कीजिए, सभी लोग ध्यान भी दीजिए वहाँ पे, है ना, किस प्रकार से मैं सारी चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे से बना के रखिए, है ना? डोंट वरी, मेरी तरफ से लेक्चर प्रॉपर आपको डिलीवर होंगे, है ना? अच्छे से एकदम आएंगे एग्जाम ओरिएंटेड। जो भी चीजें हम एक्स्ट्रा देख रहे हैं उन चीजों को भी आप नोट कीजिए, हल्के में सेशन को मत लीजिए वहां पे, है ना? सारी चीजों को नोट डाउन कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो @ भूपेंद्र सेन 383 टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और मेरे को मैसेज कीजिए। डिमोरलाइज न हुई, आप नहीं जानते हैं आने वाला समय कैसा होगा। बस अपनी मेहनत पे जुनून रखिए, भरोसा रखिए कि नहीं डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ वहां पे, ठीक है? तो आप करके ले जाओगे। खुद पे विश्वास जो होगा वही आपको आगे बढ़ाएगा। तो खुद पे विश्वास रखिए, आई कैन डू इट, यस। ठीक है, चलिए फिर ठीक है ना, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मिलता हूँ आप लोगों के 10वें लेक्चर में, बहुत ही जल्दी मिलूंगा। थैंक यू सो मच, सभी लोगों को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।